इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम आज हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स हैं वो कैसे की जाती हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे एक लेक्चर बनाया था, जिसके अंदर आप बेसिक्स देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। तो आगे बढ़ते हैं। आज इसके अंदर हम कुछ कंटेंट्स कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और किस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं। तो कंटेंट्स मेरे रहेंगे आज के। फीडिंग अरेंजमेंट क्या है इसका, सबस्टेशन अरेंजमेंट्स क्या होंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटनरी कंस्ट्रक्शन क्या है, एंड स्पैन एंड ड्रॉपर डिजाइन कैलकुलेशंस। तो देखते हैं पहला फीडिंग अरेंजमेंट। जो ट्रैक्शन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मेरा, ठीक है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द ट्रेन मूवमेंट। ठीक है, जो ट्रेन की मूवमेंट है उसको जो एनर्जी चाहिए वो हम ट्रैक्शन सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता है उसके लिए वो हम यूज करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए फीडिंग अरेंजमेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। ये हमारी रेल्स होती हैं, ये हमारी रेल्स होती हैं। रेल्स के ऊपर हमारा ये पोल्स लगे होते हैं, इनके थ्रू ये वायर्स के थ्रू सप्लाई लेता है और पेंटोग्राफ, तो हमारा सिस्टम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या बेसिकली। तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 132 केवी सबस्टेशन या मेन लाइन से हम सप्लाई लेते हैं, उसे हम स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू टू 25 केवी। देन लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और फीडर सर्किट ब्रेकर के थ्रू इंटरप्टर के पास पहुंचती है वो सप्लाई। इंटरप्टर का काम है यहाँ पे सप्लाई को इंटरप्ट करने के लिए। ठीक है, फीडर हम बोलते हैं जो मेन सप्लाई को इंटरप्टर तक लेके आता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देख रहे होंगे आप, पीएसआई, टीपीसी, आरसीसी। पीएसआई स्टैंड्स फॉर पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन या पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। ठीक है, टीपीसी स्टैंड्स फॉर ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर या रिमोट कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इसके बाद है ओवरहेड इक्विपमेंट्स, ओएचई। तो जो हमारी सप्लाई है वो ओवरहेड इक्विपमेंट तक पहुंच चुकी है। ये ओवरहेड इक्विपमेंट के अंदर हम अलग अलग इक्विपमेंट्स के आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये जो ऊपर वाला इक्विपमेंट है, दिस इज कॉल्ड कैटनरी वायर। ये जो कर्व्ड वायर है ये कैटनरी वायर है। देन इसके बीच में दीज आर द ड्रॉपर, स्ट्रेट लाइंस जो हैं इन्हें ड्रॉपर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैटनरी वायर किसको होल्ड करती है, हमारी कॉन्टैक्ट वायर को। दिस इज अवर कॉन्टैक्ट वायर 25 केवी। इसके थ्रू पेंटोग्राफ के थ्रू हमारा जो ट्रेन है या लोकोमोटिव है वो इस एनर्जी को रिसीव करता है या कलेक्ट करता है। आगे है 4 सप्लाई अरेंजमेंट्स हैं बेसिकली। पहला है द सप्लाई अथॉरिटी सप्लाई पावर एट 220 132 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज at each traction substation which is owned, installed, operated and maintained by the railway। ठीक है, जो सप्लाई अथॉरिटीज है वो सप्लाई करेंगे इतनी एनर्जी को 220 बाय 132 केवी ईएचपी को हर ट्रैक्शन सबस्टेशन पे। वो ट्रैक्शन सबस्टेशन किसका होगा, रेलवे का। उसके ऊपर हर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड और बनाया किसका होगा, वो रेलवे का होगा। दूसरी सप्लाई सिस्टम कौन सा है, दूसरा है कि रेलवे 3 फेज सप्लाई लेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटी एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, जैसे वो ग्रिड स्टेशन बना देगा, वहां से रेलवे अपना सिस्टम को रन करेगा, ट्रांसमिशन लाइंस को रन करेगा, जो आगे ट्रैक्शन सबस्टेशन को बनाएगा। ट्रैक्शन सबस्टेशन के लिए हम आगे शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, टीएसएस। तीसरा सिस्टम क्या होगा, ऑल द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड 25 केवी इक्विपमेंट्स आर ओन्ड, इंस्टॉल्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द सप्लाई अथॉरिटी। जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे प्लस ये जो सप्लाई है ये सारी सप्लाई अथॉरिटी मेंटेन करेगी, एक्सेप्ट जो 25 केवी का फीडर है जो सर्किट ब्रेकर के पास आएगा वो सिर्फ मेंटेन किया जाएगा रेलवे का, और वो रेलवे का ही होगा। ठीक है, अब ये जो सप्लाई अथॉरिटी ये कौन हो सकता है, सप्लाई अथॉरिटी आपका स्टेट रन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, ठीक है, वो हो सकता है, कोई प्राइवेट सप्लायर हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो आपकी स्टेट में, दैट विल बी द सप्लाई अथॉरिटी। फोर्थ क्या है, फोर्थ के अंदर है सारे इक्विपमेंट्स प्लस ऑल द EHV एंड 25 केवी। ठीक है, ये सारे किसके होंगे, मेंटेन बाय सप्लाई अथॉरिटी। बट ये 25 केवी का फीडर और सर्किट ब्रेकर अलोन आर ऑपरेटेड रिमोटली। ठीक है, ये ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के थ्रू होंगे। अब इसके अंदर क्या बोला गया, जो सर्किट ब्रेकर है वो अलोनली ऑपरेट होगा ऑन रिमोट कंट्रोल बाय ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। पिछले वाले के अंदर क्या था,
जो था 25 केवी का फीडर था, वो रेलवे वाले मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ये रिमोटली ऑपरेट करेंगे। ठीक है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। ये 4 तरह का सप्लाई, डिफरेंट सप्लाई अरेंजमेंट है हमारे पास, जो हम ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। आगे देखते हैं स्टैंड बाय सप्लाई एंड वोल्टेज रेगुलेशन। अब स्टैंड बाय सप्लाई का मतलब है कि इतना तो हमें पता है कि ये सप्लाई है सिंगल फेज होती है 25 केवी की। अब इन केस की एक सप्लाई एक पोल से अगर, या एक जो सबस्टेशन है वहां से ऑफ हो जाए, ठीक है, तो हमारा सिस्टम सारा रुक जाएगा। अब रादर दान के वो पूरा सिस्टम रुक जाए, हम एक स्टैंड बाय सप्लाई रखते हैं पैरेलल में। उसका क्या मतलब होता है, जैसे ही आपका एक सिस्टम बंद होता है तो दूसरा सिस्टम जो स्टैंड बाय पे है वो एक्टिव हो जाता है और वो सिस्टम को सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर हमने ये लिखा, द हाई वोल्टेज फीड टू द ट्रैक्शन सबस्टेशन इज इनवेरिएबली अरेंज्ड आइदर फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज से अरेंज किया जाएगा, और बाय डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, या डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन डाली जाएगी उसमें। जो परमिसिबल वेरिएशन होगा बस बार वोल्टेज ऑन द बस बार, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। जो परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन है वो +10% एंड -5%, ठीक है, जो होगा 27,500 वोल्ट से लेके मैक्सिमम, और मिनिमम होगा 23,750। जो हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम वोल्टेज तक, इतनी तक वो हमें सप्लाई करे, क्योंकि वी नो कि जो एसी है वो लॉस होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। आगे पावर सप्लाई देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल होता है। ये 3 फेजेस हैं, आर वाई बी। यहाँ से हम सेक्शनिंग कर लेते हैं, आर और वाई को उठा लिया, यहाँ पे आगे हमने लगा दिया आइसोलेटर्स, देन सर्किट करंट ट्रांसफॉर्मर्स, देन सर्किट ब्रेकर, देन लाइटनिंग अरेस्टर्स, देन ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ये सिंगल फेज लगा दिया हमने। पीछे से 3 फेज था, उसमें से 2 फेज उठाए, एक हमने न्यूट्रल कर दिया और एक फेज को हम आगे ले गए। सिमिलरली दूसरे के अंदर भी आप सेम उठा सकते हो या वाई और बी उठा सकते हो, तो इस तरीके से ये अलग सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके को हम कहते हैं सेक्शनिंग। ये हम कर देते हैं सेक्शनिंग। अब सेक्शनिंग क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे सेक्शनिंग करी, फिर आगे हमने सब सेक्शनिंग कर दी और इसे पैरेलल पोस्ट भी बना दिया साथ में। इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे क्या है ये चीज। अब क्या है, पहले क्या है फीडिंग पोस्ट। फीडिंग पोस्ट क्या है, यहाँ पे हमारा इनकमिंग 25 केवी लाइन आ रही है। 25 केवी की जो लाइन आ रही है सब स्टेशन से, वो टर्मिनेट होगी और उसने कनेक्ट कर दिया आगे ओवरहेड इक्विपमेंट को और इंटरप्टर को। ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब हमारी जो कैटनरी सप्लाई आ गई कॉन्टेक्ट वायर की। नेक्स्ट क्या है इसके आगे, जो सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, इट इज अ सप्लाई कंट्रोल पोस्ट सिचुएटेड मिडवे। जो सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है वो कौन सी है, सप्लाई कंट्रोल की मिडवे बिटवीन द 2 फीडिंग पॉइंट्स। 2 फीडिंग पॉइंट के बीच की जो पोस्ट है दैट विल बी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। और your neutral section and at the neutral section and provided with bridging and paralleling interrupters। किस तरीके से होगा, इंटरप्टर्स को ब्रिज किया होगा और पैरेलल किया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये मेरे इंटरप्टर्स हैं, इंटरप्टर को पैरेलल किया है और इसको ब्रिज किया हुआ है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये भी न्यूट्रल सेक्शन है। 2 न्यूट्रल सेक्शन के बीच में बन जाता है हमारे पास एक सब सेक्शन, और एक सब सेक्शन से लेकर दूसरे पॉइंट तक बन जाता है हमारा सेक्टर। ऐसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं सब सेक्शनिंग पोस्ट। सब सेक्शन पोस्ट क्या है, इट इज अ सप्लाई कंट्रोल पोस्ट वेयर सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग इंटरप्टर्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सब कौन सी है, इट इज अ सप्लाई कंट्रोल पोस्ट, ये सप्लाई कंट्रोल करती है, यहाँ पे सेक्शनिंग और पैरेललिंग इंटरप्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पीछे वाली सेक्शनिंग पोस्ट क्या थी, इट इज सप्लाई कंट्रोल मिडवे बिटवीन द 2 फीडिंग पॉइंट्स। ये किसके बीच में है, इंटरप्टर के साथ। वो फीडिंग पॉइंट ये वाली फीडिंग के बाद और ये वाली इंटरप्टर के साथ। तो आगे देखते हैं सब सेक्शनिंग पोस्ट, इससे भी नीचे वाली वो क्या है, इट इज अ सप्लाई कंट्रोल पोस्ट वेयर अ सेक्शनिंग इंटरप्टर इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शनिंग इंटरप्टर होगा फॉर सिंगल लाइन कनेक्शन। ठीक है, अब फीडिंग एसपी एंड एसएसपी देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 फेज है, आर वाई बी। ठीक है, ये देखिए पहला उठा लिया मैंने, दूसरा उठा लिया अलग फेज से वाई और बी से, तीसरा उठा लिया बी और आर से। अब यहां से 2 फेज उठाए हैं, बट आगे मैंने एक फेज यूज किया। यहाँ पे पीछे बार जो पिछली डायग्राम से उसमें दिखाया हुआ था, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स थे और इंटरप्टर्स लगे हुए थे। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं बनाया, डायग्राम और कॉम्प्लेक्स हो जाती, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वो रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पोस्ट को हमने अर्थ कर दिया,
ये जो फेज अर्थ किया है ये हम रेल के साथ आगे कनेक्ट कर देंगे, जो एक रिटर्न पाथ का काम करेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास कनेक्शंस बन गए, ये अपलाइन के लिए बन गया और ये दूसरा वाला डाउनलाइन के लिए बन गया। इसी तरीके से ये जो दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है, इसको एक सेक्शन के साथ लगा दिया, इसको दूसरे सेक्शन के साथ लगा दिया। इसी तरीके से अल्टरनेट फेज हमने यूज किया और एक ही जो अपलाइन थी और डाउनलाइन थी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इस तरीके से अरेंजमेंट का फायदा क्या, जैसे पहले आर और वाई उठाया, दूसरा वाई और बी उठाया, तीसरा और बी और आर उठाया, तो एक ही टाइम पे हमें तीनों तो चाहिए नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो सिंगल फेज है 25 kV ओवरहेड लाइन। ठीक है, सिंगल फेज के साथ है 25 kV ओवरहेड लाइन। अब अगर हमें जो बाकी के दो अगर हम उन्हें ना यूज करें तो क्या हो जाएगा, सिस्टम मेरा अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर अनबैलेंस हो जाएंगे और वो जल जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, अल्टरनेट फेजेस को उठाया और उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे क्या होगा, लोड सारा बैलेंस हो गया। और क्या हुआ, जो अपलाइन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपलाइन है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए फेज चेंज हो गया, यहाँ पे फेज चेंज हो गया। अब ये फेज अगर दो अलग अलग फेज टकराएं, जब दो अलग अलग फेज टकराते हैं तो क्या होता है, स्पार्किंग हो सकती है। उस स्पार्किंग को बचाने के लिए मैंने बीच में क्या सेटअप कर दिया, एक न्यूट्रल सेक्शन। व्हाट आई डिड, अ न्यूट्रल सेक्शन इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, जब न्यूट्रल सेक्शन इंस्टॉल हो गया तो न्यूट्रल सेक्शन इज टोटली न्यूट्रल। इस टाइम पे जो सप्लाई है वो नहीं होगी, जो आपका मोटर है ट्रेन की उसे कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, वो जस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएगी। ठीक है, इस टाइम पे पेंटोग्राफ को लोअर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो अपनी अप सप्लाई है, अप लाइन है चाहे वो डाउन लाइन है, यहाँ से पेंटोग्राफ निकल रहा है तो उसका कंटेक्ट में नहीं आएगा, उसे लोअर कर दिया जाएगा, फिर वापस उठ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या हो जाएगा, एक तो हमने फेज जो थे वो दोनों यूज हो गए, प्लस फेज आपस में टकराए भी नहीं। अगर बाई चांस यहाँ पे पेंटोग्राफ हमारा लोअर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, फेज का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारे ट्रांसफॉर्मर्स बर्न अप हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल सेक्शन आपको बता दिया मैंने, दो फेजेस के बीच में हम, दो डिफरेंट फेजेस के बीच में हम एक सेक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, पहले क्या था, ट्रैक्शन सबस्टेशन। ट्रैक्शन सबस्टेशन के बीच में दो लाइनें बताई थी मैंने आपको पैरेललिंग पोस्ट की, उन्हें हम बोलते हैं फीडिंग पोस्ट, जो फीड कर रही हैं सर्किट ब्रेकर्स के बीच में जो लाइन थी उन्हें बोलते हैं फीडर्स या फीडिंग पोस्ट। अब एक फीडिंग पोस्ट से लेके यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन आ गया और यहाँ पे दूसरा न्यूट्रल सेक्शन आ गया, इसके बीच में जो बना उसे हम बोल देते हैं सब सेक्टर। फिर इसी तरीके से एक न्यूट्रल सेक्शन से दूसरे न्यूट्रल सेक्शन के बीच में सब सेक्टर। अब सेक्शनिंग पोस्ट क्या आ गई, यहाँ पे तो आपकी फीडिंग पोस्ट आ गई मेन। ठीक है, सेक्शनिंग पोस्ट क्या आ गई, इसको हमने डिवाइड कर लिया एक और पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन कर दिया, इसका एक छोटा सेक्शन बना दिया। इसकी एक लेंथ होती है, पर्टिकुलर लेंथ के अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये इतनी लेंथ के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 किलोमीटर पे है तो दूसरे वाला ये सेक्शनिंग पोस्ट है वो 80 किलोमीटर पे होगी। तो इसी तरीके से सब सेक्टर की डिवीजन कितनी होगी, 40 और 40 किलोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट्स, सेक्शनिंग पोस्ट जो फीडिंग पोस्ट से दूर होगी, फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट के बीच में बनेगा हमारा एक सब सेक्शनिंग पोस्ट। ठीक है, जो बूस्टिंग का काम करेगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन को हम देखते हैं कि जो पेंटोग्राफ है ये कैसे लोअर होगा। ये मेरा न्यूट्रल सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फेज आपस में चेंज हो रहे हैं, प्लस पेंटोग्राफ को उसको टच नहीं करना है। इस टाइम पे पेंटोग्राफ उठा हुआ है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये काम करेगा आगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पेंटोग्राफ मेरा जो है वो लोअर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पेंटोग्राफ उठा हुआ था, न्यूट्रल सेक्शन आया, यहाँ पे पेंटोग्राफ उसने लोअर कर दिया। अब यहाँ से इतने सेक्शन में ये लोअर ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे जाकर ये उठ जाएगा। सो दिस इज सेक्शनिंग न्यूट्रल सेक्शन के अंदर। अब फीडिंग पोस्ट कुछ इस तरीके से होती है। फीडिंग पोस्ट क्या होती है, इट इज मीन टू फीड द पावर सप्लाई। सीधी सी बात है, पावर सप्लाई को फीड करने के लिए बनाई गई है। पहले भी आपको बताया मैंने 132 केवी या 220 केवी का जो सबस्टेशन होंगे, सिंगल फेज ट्रैक्शन सबस्टेशन, उससे हमें ये मिलेगी।
ठीक है। ये डबल लाइन सेक्शन के लिए होती है, 2 इनकमिंग फीडर होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो हमें कोई सेपरेट कॉमन बस नहीं लगानी पड़ती है इसके बीच में, इनके बीच में कोई कॉमन बस नहीं होती क्योंकि हमने सेपरेट रखना होता है। इनके अंदर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि इसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। आगे क्या है, और क्या क्या होता है फीडिंग पोस्ट के अंदर, मेरे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दीज आर द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, ये ओवर इक्विपमेंट की स्टेटस बताते हैं। देन मेरे पास ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स हैं, दीज आर द ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। ये मेरे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये मेरे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जितनी भी लाइटिंग सिस्टम है उसको, सिग्नल सिस्टम है, जितने भी सिग्नल्स चल रहे हैं रेलवे के, ठीक है, वहां पे सप्लाई देनी या बैटरी को चार्ज करना, ये सारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से होगा। और ये सिंगल फेज होते हैं और 220 केवी 220 वोल्ट पे चलते हैं, 220 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिकल। क्यूबिकल मेरा बेसिकली एक हाउसिंग की तरह होती है क्यूबिक, ये रिमोट सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। फेंसिंग, फेंसिंग करने के लिए ताकि कोई इक्विपमेंट्स के पास ना पहुंच सके। रिटर्न कंडक्टर, जो एक रिटर्न पाथ का पाथ प्रोवाइड करेगा, जैसे हम रेल यूज करते हैं, रेल को एज अ रिटर्न कंडक्टर हम यूज करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कैटनरी कंस्ट्रक्शन 3 तरह की होती है, सिंपल है, स्टिच्ड है और कंपाउंड है। इसको देख लेते हैं। सो दिस इज अ सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, ये सिंपल है, ठीक है। देन स्टिच्ड आ गई, यहाँ पे ये स्टिच कर दी गई, फिर से यहाँ पे स्टिच कर दी गई। आगे आगे कंपाउंड, स्टिच तो करी करी बट मल्टीपल टाइम करी, सिंगल टाइम नहीं करी, मल्टीपल टाइम करी, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर करी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम कर दी, तो ये कंपाउंड कैटनरी बन गई। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कैटनरी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस तरह से लोड है उस तरीके से हम कैटनरी डिजाइन करते हैं, ठीक है। लाइन इंसुलेशन, ये देखिए लाइन इंसुलेशन है। लाइन इंसुलेशन बेसिकली है क्या, जो आपकी मेन लाइन आ रही है, ठीक है, एक फेज पे, और दूसरे फेज में जब चेंज लाना है हमने, बट पेंटोग्राफ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पेंटाग्राफ जो है वो कंटिन्यू रहेगा। वो कैसे काम करेगा, यहाँ से आपका पेंटोग्राफ आ रहा है, इसके साथ कनेक्टर रहेगा, इसके अंदर भी सप्लाई रहेगी। अब इसके साथ आपका पेंटोग्राफ क्रॉसली कनेक्टेड है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे इसका पिछला फेज खत्म हो जाएगा, यहाँ से जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा कनेक्शन। जब कनेक्शन इसके ऊपर आ गया तो आपका पेंटोग्राफ क्या हो गया, सेकंड फेज में आ गया, जो सेकंड फेज है उसके कॉन्टैक्ट में आ गया। तो इंसुलेशन के लिए यहाँ पे 2 चीजें हो गई, एक तो ये हमारे पास, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, रनर, दिस इज कॉल्ड रनर, ठीक है। अब सबसे पहले ये मेरे पास कैटनरी वायर जो ऊपर सपोर्टिंग के लिए होती है, देन कैटनरी वायर के क्लिप आ गए, देन कैटनरी वायर के एंडिंग क्लैंप आ गए, ये एंडिंग क्लैंप है। देन उसके बाद 9 टन इंसुलेटर बोलते हैं इसे, 9 टन इंसुलेटर। देन ये मेरा पीजी क्लैंप आ गया। देन मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्रेलिंग ग्रिप, अगेन यहाँ पे रनर, कोर इंसुलेटर, 2 तरह के इंसुलेटर, 9 टन इंसुलेटर एंड कोर इंसुलेटर। देन इसके बाद मेरे पास है एडजस्टेबल आर्म, ये जो है ये एडजस्टेबल आर्म है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टेबल ड्रॉपर, दिस इज ड्रॉपर, ठीक है, ये ड्रॉपर है। आगे मेरे पास ये आ गया क्रॉस बीम, ठीक है, ये आ गया क्रॉस बीम। देन मेरे पास आ गया 11th के अंदर फेसिंग ग्रिप, और लास्ट में आ गई कॉन्टैक्ट वायर जो पिछले फेज की होगी। अब इसकी वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही है। इस वीडियो के अंदर हम देख पाएंगे कि जो पेंटोग्राफ है वो प्रीवियस फेज अपना कैसा चेंज करता है, ठीक है, नए फेज से अगले फेज पे कैसे आ रहा है वो। देखते हैं। तो अभी देखिए ये प्रीवियस फेज कनेक्टेड है, ये प्रीवियस वायर है, ये है, ठीक है, ये आ गया उसके ऊपर, रनर के ऊपर, ये इंसुलेटर है। जैसे ही ये खत्म हुआ ये अगली वायर इसके साथ शुरू हो गई, ये रनर से कांटेक्ट खत्म और ये अगली वायर पे आ गया। फिर से देखिए ये रनर है, रनर से खत्म, दोबारा देख लो, रनर से खत्म होते हुए आगे मेन कॉन्टेक्ट के ऊपर आ गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। दिस इज लाइन इंसुलेटर, ठीक है, ये है लाइन इंसुलेटर, ये लाइन इंसुलेटर है आपके पास।
आगे क्या है मेरे पास, स्पैन एंड ड्रॉपर डिजाइन कैलकुलेशन। स्पैन एंड ड्रॉपर डिजाइन कैलकुलेशन के अंदर क्या है, दो मस्क के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा मेरा स्पैन, ठीक है। उसके बीच में अगर मैं अपनी क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर है उसको लटकाता हूँ तो वो कुछ इस शेप में आएगी। अगर इस शेप में आएगी तो ये पैंटोग्राफ के साथ कॉन्टिन्यूसली टच में नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए बीच में कैटनरी वायर को जो स्पैन के हिसाब से हमने कॉन्टैक्ट रखना है ताकि इसके नीचे जो कॉन्टैक्ट वायर आए, ठीक है, उसको हम ड्रॉपर्स के थ्रू इसके साथ बांध सकें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं, अब इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ सैग। देन आपके पास ये हेल्प करेगा मैक्सिमम सैग कितना होना चाहिए, स्पैम लेंथ कितनी हो सकती है, कंडक्टर लेंथ कितनी हो सकती है, कंडक्टर वेट कितना हो सकता है, हॉरिजॉन्टल टेंशन कितनी होगी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। आगे है ड्रॉपर डिजाइन। ड्रॉपर का काम क्या है, फॉर सपोर्टिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम द कैटनरी। कैटनरी ऊपर वाली वायर है और नीचे कॉन्टैक्ट वायर है जिसके साथ ये कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। सो दिस रेड पोर्शन इज द, ये जो रेड पोर्शन है ये क्या है, व्हाट वी कॉल्ड इट ड्रॉपर्स। ये है मेरे ड्रॉपर्स, दीज आर द ड्रॉपर्स। ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं इन्हें हम ड्रॉपर्स बोलते हैं, और जो नीचे वाली लाइन है दैट इज कॉन्टैक्ट वायर, और जो ऊपर वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड कैटनरी वायर। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कैटनरी की, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये रनिंग रेल्स हैं जो मेरा रिटर्न पाथ का काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बूस्ट ट्रांसफार्मर है, उसका जो सिंगल फेज एक अर्थ किया है उसको एक इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, जो अर्थ पार्ट है एक पेज, वो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिटर्न का पाथ काम कर रहा है, रिटर्न पाथ का काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है ड्रॉपर की, ये ड्रॉपर की कंस्ट्रक्शन आ गई। अलग अलग यहाँ पे इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया जाता है। दिस इज अपर वन द कैटनरी एंड लोअर वन द कॉन्टैक्ट वायर। इन दोनों को बांधने के लिए यहाँ पे होता है ड्रॉपर, ताकि जो मेरी कॉन्टैक्ट वायर है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है, और पैंटोग्राफ के कॉन्टैक्ट में कॉन्टिन्यूसली रहे, कहीं पे मिसिंग ना हो या उसकी वजह से आर्किंग ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।